सोडी जी, राणा गुरजीत सोडी जी, हमारे फतेह सिंह बाजवा जी, तीक्षण सूद जी, एस चन्नी जी, राकेश राठौर जी, पुष्पेंद्र सिंह जी, हमारे जिला अध्यक्ष, सम्मानित मंच और यहाँ इतनी बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ता बंधु और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे आज यहाँ लुधियाना में आने का मौका मिला। और सबसे बड़ी बात कि आते ही मुझे हमारे शहीद सुखदेव थापर जी के जन्म स्थान पर जाने का सौभाग्य मिला। कल उनकी जन्म शताब्दी है, जन्म जयंती है। निश्चित रूप से वहां से मुझे एक बहुत ही अच्छी अनुभूति भी हुई, प्रेरणा भी मिली और मैं ये महसूस करता हूं कि ऐसे वीर क्रांतिकारी से हम सब लोग उनके ऋणी हैं, जिन्होंने देश को आजाद कराने में और अंग्रेजों के साथ टक्कर लेने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ऐसी महान विभूति के जन्म स्थान पर जाने का मुझे मौका मिला, मैं उनको शत शत नमन करता हूं। मित्रों, अभी जीवन गुप्ता जी चर्चा कर रहे थे कि 5 राज्यों के इलेक्शन हुए और भारतीय जनता पार्टी ने 4 राज्यों में जीत हासिल की। मैं सबसे पहले तो आप सबको भी बधाई देना चाहता हूं कि आप सब लोगों ने पंजाब में पिछले 1.5 सालों में जिस विपरीत परिस्थिति में पार्टी के काम को आगे बढ़ाने के लिए काम किया और जो हमारे विरोध में आंदोलन ही नहीं, आंदोलन के नाम पर भारतीय जनता पार्टी को कष्ट देने का काम किया। इन विपरीत परिस्थिति में भी भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सच्चाई के लिए डटा रहा, इसके लिए मैं विशेष करके आपको बधाई देता हूं, मैं साधुवाद देता हूं। और आज ये ठीक है कि पंजाब में हमारी सरकार नहीं बनी, लेकिन पंजाब के नतीजों से मैं आशावान हूं और मैं ये कह सकता हूं कि आने वाले समय में यहां भी कमल खिलेगा और भारतीय जनता पार्टी की विशुद्ध सरकार बनेगी। थैंक यू। ये ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी को चुनाव के मैदान में पंजाब में आने में बहुत कम समय मिला। हमारा अकाली दल से समझौता हटने के बाद पार्टी ने पहली बार आप लोगों के माध्यम से 73 स्थानों पर चुनाव लड़ा, पहली बार। और मैं यह बता सकता हूं कि जिस तरीके का प्यार पंजाब की जनता ने भारतीय जनता पार्टी से आशा लगाई है, वो इस बात का द्योतक है कि आने वाले समय में वर्तमान सरकार को उखाड़ फेंकने की ताकत है तो वो भारतीय जनता पार्टी में है और वही पूरा करेगी और जनता का आशीर्वाद आपको मिलेगा। इसके साथ साथ 4 राज्यों के और भी चुनाव हुए। उत्तर प्रदेश में लोग बोलते थे कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। मीडिया में भी तरह तरह की बातें आती थी, सामाजिक समीकरण बिगड़ गया है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं रहेगा। लेकिन आपको जानकर के खुशी होगी कि उत्तर प्रदेश की जनता ने एक मुश्त फैसला नरेंद्र मोदी जी की स्कीम को और योगी जी के काम को उत्तर प्रदेश की धरती पर भरपूर सहयोग दिया। आपको जानकर यह भी खुशी होगी कि कांग्रेस ने लगभग 30 से 35 साल राज किया है, लेकिन एक भी मुख्यमंत्री उनका 5 साल पूरा नहीं कर पाया है, एक भी मुख्यमंत्री पूरा नहीं कर पाया। और कोई भी मुख्यमंत्री दोबारा शपथ नहीं लिया
यानी दोबारा उसकी सरकार नहीं आई और मुख्यमंत्री के रूप में हासिल हुआ। ये भारतीय जनता पार्टी है जिसने योगी जी के नेतृत्व में और मोदी जी के आशीर्वाद से सरकार तो बनाई ही बनाई। 37 साल बाद किसी पार्टी की दोबारा सरकार बनी है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। और मोदी जी या योगी जी पहले मुख्यमंत्री हैं जो दोबारा शपथ ले रहे हैं। ये पहले आजाद भारत के मुख्यमंत्री हैं। यहाँ कांग्रेस का हाल क्या हुआ? यहाँ कांग्रेस का हाल क्या हुआ? 389 सीट्स पर 389 सीटों पर चुनाव लड़ी और 387 सीटों पर जमानत जब्त हो गई कांग्रेस। 387 सीटों। आम आदमी पार्टी ने 377 सीटों पर चुनाव लड़ा और 377 सीटों पर ही जमानत जब्त करा ली। यह आखिर की स्थिति बनी। उत्तराखंड में भी हमें आशीर्वाद मिला जनता का। जब से राज्य बना है पहली बार किसी पार्टी की दोबारा सरकार आई है तो वो उत्तराखंड में आई है और वहां भी 70 सीटों में 78 सीट आम आदमी पार्टी लड़ी थी और आम आदमी पार्टी को 65 सीटों पर उसकी जमानत जब्त हो गई और भारतीय जनता पार्टी 47 सीट लेकर के अपनी सरकार दोबारा बना रही। अगर मैं गोवा की बात करूं तो 40 सीटों पर चुनाव होना था। 39 सीट पर आम आदमी पार्टी लड़ी और 35 सीटों पर अपनी जमानत जब्त करा ली आम आदमी पार्टी ने। यह स्थिति नहीं। मणिपुर वो लड़ने नहीं गए, बड़े दूर है मणिपुर, लेकिन हमारी विशुद्ध सरकार उत्तराखंड में भी बनी, मणिपुर में भी बनी, गोवा में भी बनी, उत्तर प्रदेश में भी बनी और आने वाले समय में पंजाब में भी बनेगी। ये बात मैं आपको कहना चाहता हूं। मित्रों, ये हम इसलिए कहते हैं क्योंकि चुनाव के नतीजे बताते हैं कि मोदी जी के कार्यक्रमों को लोगों ने सराहा है और उसको उन्होंने मुहर लगाई है। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि मोदी जी की सरकार जवाबदेह सरकार, रिस्पॉन्सिव सरकार है, लोगों के लिए काम करने वाली सरकार है और उनके नेतृत्व में देश बदल रहा है। उस देश बदलने का लाभ प्रदेशों को भी उठाना है और कई प्रदेशों ने उठाया है। 18 राज्यों में बीजेपी की सरकार है। लेकिन यह भी मैं बताना चाहता हूं कि आज से पहले भारत में कोई भी बीमारी थी तो उसका इंजेक्शन भी इस देश में आने में 20 से 30 साल लग जाता था। हमारा देश में कभी कोई वैक्सीन बनाता ही नहीं था। लेकिन जब कोरोना आया तो मोदी जी ने निश्चय किया कि भारत अपना इंजेक्शन और वैक्सीन बनाएगा और 9 महीने के अंदर एक नहीं 2 वैक्सीन दे करके भारत के लोगों को 190 करोड़ डोज लगा करके भारत को बचाने का काम किया तो नरेंद्र मोदी ने। ये मैं इसलिए आपको बोल रहा हूं, आज आप विदेशों में जाओ, अभी भी लोगों के मास्क नहीं उतरा है मुंह से और यहाँ आप सब लोग नजदीक बैठे हैं और किसी के मुंह पर मास्क नहीं है। ये 130 करोड़ की जनता को स्वास्थ्य का कवच, सुरक्षा कवच, ये डबल डोज लगा करके मोदी जी ने आपको दिया है। ये भी हमको याद रखना चाहिए। ये कभी सोचा था कि भारत ऐसा कर सकेगा? भारत तो मांगने वाला देश था, देने वाला नहीं था। आज हम ये कह सकते हैं कि यही कोरोना की वैक्सीन 100 देशों को वैक्सीन मैत्री के तहत भारत ने पहुंचाई है और 48 देशों को मुफ्त में दवा पहुंचाई है। 1,70,00,000 डोज उनको पहुंचाई गई है और लगभग 18 करोड़ डोजें 100 देशों में भेजी गई है। यह परिस्थिति आप बताइए, यूक्रेन से किसी देश ने अपने बच्चों को लाने की व्यवस्था की है? किसी देश ने? अमेरिका ने की क्या? इंग्लैंड ने की क्या?
कनाडा ने की क्या, हमारे यूरोप के देशों ने की क्या, ऑस्ट्रेलिया ने की क्या, पाकिस्तान ने की क्या, बांग्लादेश ने किया क्या? ये भारत है मोदी जी के नेतृत्व में, जिसने 1 महीने के अंदर 23,000 बच्चों को सकुशल वापस अपने घर तक पहुंचाया। ये भी हमको याद है। और लगभग 3,000 बच्चे आपके पंजाब के हैं, 3,000 बच्चे 114 फ्लाइट्स मुफ्त में भेजकर 14 फ्लाइट्स इंडियन एयरफोर्स की भेजी गई और बाकी सर्विस फ्लाइट्स भेजी गई। 100 भेजी गई सर्विस फ्लाइट्स और 14 भेजी गई एयरफोर्स की फ्लाइट्स और 23,000 बच्चों को लाया गया। मोदी जी देखिए बदलता हुआ तस्वीर कैसे है। मोदी जी ने बताइए पुतिन से बात की कि नहीं की, ज़ेलेंस्की से बात की कि नहीं की, युद्ध रुकवाया कि नहीं रुकवाया, अपने बच्चों को बाहर निकाला कि नहीं निकाला, और विदेश मंत्रालय से उनको तुरंत वीजा लगा करके भारत पहुंचाने का तो काम किया ही किया, दूसरे देश के बच्चे भी भारत का तिरंगा लेकर के वहां से बचने के लिए निकले। ये भी हमको याद है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि हमारी सरकार प्रो रिस्पॉन्सिव सरकार है, बढ़ने वाली सरकार है, तीव्र गति से बढ़ने वाली सरकार है। मैं ये भी आपके साथ चर्चा करना चाहता हूं कि भारत आज आत्मनिर्भरता की ओर जा रहा है और आत्मनिर्भरता की जब हम बात करते हैं तो अभी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने जो प्रोजेक्शन दिया है उस प्रोजेक्शन में भारत का ग्रोथ रेट 2022 में 8.2% किया है, 8.2% किया है, और चाइना का ग्रोथ रेट 4.4 किया है और अमेरिका का ग्रोथ रेट 3.7 किया है। यानी 3.7% अमेरिका का ग्रोथ रेट होगा, चाइना का 4.4% होगा और भारत मोदी जी के नेतृत्व में 8.2 की दृष्टि से आगे बढ़ेगा। ये हमको याद है। अभी IMF ने ये बताया है कि भारत की अति गरीबी को पिछले 2 साल से मोदी सरकार ने 1% से नीचे रखा है, अति गरीबी की रेखा को। और ये इसलिए हुआ है क्योंकि राशन मुफ्त में 80 करोड़ की जनता को खिलाया जा रहा है जब से कोरोना आया है। बोलिए 5 किलो गेहूं मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है कि नहीं मिलता है? 5 किलो चावल मिलता है कि नहीं मिलता है? दाल मिलती है कि नहीं मिलती है? 80 करोड़ की जनता को मुफ्त 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल, 1 किलो दाल ये देने की व्यवस्था की है। और भारत गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों में 12% लोग ऐसे हैं जो गरीबी की रेखा से ऊपर उठ गए हैं। ये भी हमको याद रखना चाहिए। यह परिवर्तन आया है। ये आंकड़े मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूं कि मित्रों, हमारी सरकार जवाबदेह सरकार है, हमारी सरकार लोगों को आगे बढ़ाने वाली सरकार है। आज खादी, जिसको कांग्रेस ने अपना नारा समझा था, वो खादी को आज 1,15,000 करोड़ का टर्नओवर खादी में भारत ने हासिल किया है। सबसे ज्यादा टर्नओवर हुआ है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड बन गया है खादी। ये भी हमको ध्यान रखना चाहिए। यानी लोकल फॉर वोकल की बात भी करें तो उसको भी बढ़ाने का काम, खादी का काम भारत की सरकार ने किया है। ये भी हमको ध्यान रखना। अगर मैं आत्मनिर्भर भारत की बात करता हूं, अभी मैं इंडस्ट्रीज के लोगों से मिल करके आया, मैंने उनके साथ शेयर किया। $400 बिलियन का एक्सपोर्ट करने का भारत की ताकत बनी है। $400 बिलियन। भारत जो इंपोर्ट करने वाला देश था, आज भारत एक्सपोर्ट करने वाला देश बन गया और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बन गया। ये भी हम परिवर्तन देखते हैं। मित्रों, ये सारी बातें आपके सामने मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो कार्य हमारी सरकार ने किया है वो आपके सामने आना आवश्यक है। मित्रों, मैं पंजाब की धरती पर आया, हिंदू सिख भाई भाई के तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन एक बात बताना चाहूंगा, जो काम सिखों के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया वो किसी भी नेता ने आज तक नहीं किया है। ये मैं ऑन रिकॉर्ड दावे के साथ कह सकता हूं, ऑन रिकॉर्ड।
आप बताइए, FCRA में, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट में हरमंदिर साहब को रजिस्ट्रेशन कराई कि नहीं कराई? आज दुनिया भर के सिख भाई हरमंदिर साहब को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। यह परिस्थिति अगर पैदा की है तो नरेंद्र मोदी जी ने कानूनों में परिवर्तन करके फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के तहत हरमंदिर साहब को लाने का काम किया। कभी आज तक नहीं हुआ। लंगर पर से GST हटी कि नहीं हटी? लंगर पर से GST हटाई कि नहीं हटाई? ये मोदी जी ने, और 325 करोड़ सालाना भारत सरकार उस टैक्स को भरती है, 325 करोड़। ये है जज्बा हमारे सिख भाइयों के प्रति। आप बताइए, आप नानकाना साहब जाना चाहते थे? करतारपुर कॉरिडोर इतने सालों से रुका हुआ था कि नहीं रुका हुआ था? कोई सरकार नहीं कर पाई। 120 करोड़ रुपए देकर के कॉरिडोर भी बनाया, रास्ता भी निकाला, वहां यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था भी की। और अब आप गुरु नानक देव के उस नानकाना साहब पर जाने के लिए वो व्यवस्था की गई, तो वो भी नरेंद्र मोदी ने करके दिए। ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। 423 ब्लैक लिस्टेड लोग थे हमारे, जिन लोगों को ब्लैक लिस्ट किया हुआ था होम मिनिस्ट्री ने, 423। और आपको जानकर के खुशी होगी कि 421 को ब्लैक लिस्ट से हटा दिया गया है। सिर्फ 3 बचे हैं, वो भी आगे चल करके वो भी हट जाएंगे। इस बात को भी हमको ध्यान रखना है। ये भी सन 84 के दंगे सन 84 में हुए थे, SIT बैठी थी, नहीं हुआ था। मोदी जी आए तो उन्होंने SIT बैठाई, और जो भी सिख दंगों में संलिप्त थे उनको तिहाड़ जेल में डालने का काम किया, तो वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। हम आपके सामने, आप बताइए, 350 साल हमारे गुरु गोविंद सिंह जी का मनाया गया, प्रकाश पर्व मनाया गया, गुरु नानक देव जी का 550वां वर्ष मनाया गया। आप बताइए, सबको सरकार ने मनाया कि नहीं मनाया? सरकार जुड़ी कि नहीं जुड़ी? और सरकार ने उसकी व्यवस्था अपने हाथ में ली कि नहीं ली? मित्रों, ये देखने का नजरिया होता है जिस नजरिए से अंतर आता है। आज सिख की इंटरनेशनल स्टडीज का रिसर्च के लिए सेंटर बनाया, और वो रिसर्च सेंटर सिख लिटरेचर को आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है, इसकी भी चिंता की गई है। इसको भी आगे बढ़ाने का काम किया गया। जामनगर में 750 बिस्तरों का अस्पताल बनाने का काम हमारे सिख भाइयों के लिए वहां भी किया गया है। यानी हर दृष्टि से सिख भाई मेन स्ट्रीम में आए, और भारत सरकार उनकी है और मोदी उनका है, इसको संदेश देने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। और इस काम को करके हमारे सिख भाइयों को बताया, सिख भाइयों के लिए काम को किया गया है। मित्रों, ये जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये शब्दों में नहीं है, ये एक्शन में है, ये एक्शन में है। आखिर इतने नेता पैदा हुए, आपने भी हमारे सिख भाइयों को बहुतों को मंत्री बनाया, बहुतों को आपने बहुत सी पोजीशन पर बैठाया, बहुत सी सरकार विशुद्ध कांग्रेस की सरकार आई, लेकिन कभी भी आप इस काम को नहीं कर पाए जिस काम को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। यह भी आपके साथ मैं जरूर शेयर करना चाहूँगा और बताना चाहूँगा। मित्रों, जहाँ तक विकास का सवाल है, मैं ये कह सकता हूँ कि आज विकास की नई गंगा बह रही है, हर दृष्टि से बह रही है। सड़कों का जाल बिछ रहा है, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत भी सड़कें बन रही हैं, हमारे हाईवेज बन रहे हैं। आप बताइए, 4 लेन 6 लेन का काम चलता है कि नहीं चलता है? चल रहा है कि नहीं चल रहा है? हर जगह तस्वीर बदली है कि नहीं बदली है? फ्रेट कॉरिडोर बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? लोगों को जोड़ा जा रहा है कि नहीं जा रहा है? मित्रों, यह विकास के साथ साथ गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, हमारे युवा साथी, हमारी महिलाएं, इनके लिए भी मोदी जी के द्वारा कार्यक्रम किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत। मैं आयुष्मान भारत के बारे में बताना चाहूंगा, दुख के साथ कहना।
कि आयुष्मान भारत पंजाब में चल रहा था, जब से आप पार्टी आई है प्राइवेट हॉस्पिटल में आपका इलाज बंद हो चुका है। क्यों? क्योंकि वर्तमान सरकार प्राइवेट हॉस्पिटल का बिल नहीं दे रही है। लेकिन आयुष्मान भारत मोदी जी ने 5 लाख रुपए गरीब आदमी को देने के लिए हेल्थ कवर के रूप में सालाना इसकी व्यवस्था की थी। यही नहीं, हमारे स्वच्छता अभियान में इज्जत घर बनाना, टॉयलेट बनाना, महिलाओं को सशक्तिकरण करना, इस काम को आगे बढ़ाया। बिजली का काम बढ़ाया, सौभाग्य योजना में घरों में बिजली पहुंचाई, 18,000 गांवों को बिजली से जोड़ा। यानी विकास की एक नई उछाल, एक छलांग लगाने का काम, ताकि आम आदमी जो गरीब है वह खड़ा हो सके, उसकी चिंता की गई है। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ और डंके की चोट पर ऑन रिकॉर्ड कह सकता हूँ। मित्रों, आप सब लोगों से मैं एक निवेदन करने आया हूं कि अब हमारी जिम्मेवारी बन जाती है कि पंजाब में भी मुख्य विपक्ष की भूमिका अदा करना, ये हमारा काम है, ये हम करेंगे। और वर्तमान सरकार के गलत नियम और गलत कार्यक्रमों को उसको हम उजागर करेंगे, ये हम आपके सामने बताना चाहते हैं। आप बताइए, आपकी सरकार, आज की सरकार रिमोट कंट्रोल पर चल रही है कि नहीं चल रही है? चल रही है कि नहीं चल रही है? ये दिल्ली वाया चंडीगढ़ चल रही है। आप बताइए, 16 डिपार्टमेंट का एमओयू साइन हुआ कि नहीं हुआ पंजाब और दिल्ली का? ये एमओयू का साइन होने का मतलब है कि अब ये 16 विभाग दिल्ली से चलेंगे और यहाँ रिमोट कंट्रोल में जो कहा जाएगा वो किया जाएगा। क्या पंजाब के लोगों ने इसलिए वोट दिया था? क्या पंजाब के लोगों ने इसलिए वोट दिया था कि आपकी सरकार दिल्ली से चले? यही पंजाब की पंजाबियत की चिंता की गई है। कहते थे पंजाब की पंजाबियत की चिंता करेंगे, यही चिंता हुई है। मित्रों, ये रिमोट कंट्रोल से चलने वाली सरकार है। और जहां तक आम आदमी पार्टी का सवाल है, ये तो वो है जो चुनाव में अपना दुकान सजाते हैं, हर तरीके के वायदे देते हैं, लोग लुभावने बातें बोलते हैं और बोलने के बाद चुप अंतर हो जाते हैं। आई तो आई, नहीं आई तो नहीं आई, ये हिसाब इनका रहता है। गोवा में भी यही किया है, यही काम इन्होंने उत्तर प्रदेश में किया, यही काम इन्होंने उत्तराखंड में किया। वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, इसलिए मुंह की खानी पड़ी है। और अब यहाँ पर पंजाब में हम आम आदमी पार्टी को प्रजातांत्रिक तरीके से हटाएंगे, ये भी हम आपको बताना चाहते हैं। आप बताइए, कहा था कि नहीं कहा था कि 18 वर्ष से ऊपर की बहनों को 1-1 हजार रुपया देंगे? कहा था कि नहीं कहा था? कहा था कि नहीं कहा था? आजकल चर्चा बंद। कहा था कि नहीं कहा था कि 24 घंटे बिजली देंगे? कहा था कि नहीं कहा था? आ रही है 24 घंटे बिजली। ये दुनिया में घूमता है, स्कूल बना दिए, मोहल्ला क्लिनिक बना दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। आप बताइए, पंजाब के लोग बताएं मुझे, 24 घंटे बिजली मिलती है क्या? मिलती है क्या? पीछे से बताइए, मिलती है क्या? 300 यूनिट मुफ्त वाला भी नारा जो है, उसमें ये है कि नहीं कि 300 से ऊपर जाएगा तो पूरा बिल देना पड़ेगा? आप बताइए, कोई 300 यूनिट के अंदर आता है क्या? कोई आता है क्या 300 यूनिट की? ये हाथी की दांत दिखाने के और खाने के और है, इसको हमको समझना पड़ेगा। उसी तरीके से आप बताइए, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन में गड़बड़ हुई है कि नहीं हुई है पंजाब में? हर दिन कत्ल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हर दिन मर्डर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? पटियाला में वायलेंस हुआ कि नहीं हुआ? पटियाला में शांति भंग हुई कि नहीं हुई? मोहाली में आरपीजी चला कि नहीं चला? रॉकेट से ग्रेनेड फेंका गया कि नहीं फेंका गया? आप बताइए, महिलाओं पर अत्याचार बढ़ा है कि नहीं बढ़ा? ये आम आदमी पार्टी की सरकार का पंजाब का ट्रैक रिकॉर्ड हमको देखने को मिलता है। हाँ, ये जरूर है कि हमारे बद्दा को ढूंढने के लिए तो पुलिस जाएगी दिल्ली, एक बार नहीं 2-2 बार जाएगी। ये तरीका खूब ढूंढ लिया। अभी यहाँ से 4 टेररिस्ट पकड़े गए, पंजाब से ड्रोन से ड्रग्स भी आया और असला भी आया।
पंजाब से निकल करके गए, हरियाणा की पुलिस ने उनको पकड़ लिया, लेकिन पंजाब की पुलिस नहीं पकड़ सकी। ये आज पंजाब की स्थिति होगी। आप बताइए, मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? ड्रोन यहां उतरा कि नहीं उतरा पंजाब की धरती पर? उसमें असला आया कि नहीं आया? उसमें ड्रग्स आए कि नहीं आए? वो ड्रग्स लेकर के और असला लेकर के तेलंगाना जा रहे थे कि नहीं जा रहे थे? सारे पंजाब से निकल करके चले गए, वो हरियाणा में पकड़ाते हैं। यह परिस्थिति आकर के खड़ी होती है पंजाब की। यह है आम आदमी पार्टी का रोल। मित्रों, हमको एक विपक्ष की भूमिका के साथ साथ इन बातों का पर्दाफाश करना है, सच पंजाब की जनता के सामने रखना है। और जैसा मैंने पहले कहा, मुझे पूरा विश्वास है कि जनता का आशीर्वाद आगे भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। लोगों का कांग्रेस पर विश्वास नहीं है, शिरोमणि अकाली दल पर विश्वास नहीं है। लोग भारतीय जनता पार्टी को देख रहे हैं, लोग मोदी जी के नेतृत्व को देख रहे हैं, लोग देख रहे हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में देश कैसे आगे बढ़ रहा है। उसको संभाल करके आगे ले जाना, ये यहाँ बैठे हुए हमारे साथियों का जिम्मा होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मुझे बताया गया कि काफ़ी लंबे समय से आप यहाँ पर आकर के विराजमान हुए हैं, इसलिए ज़्यादा समय न लेता हुआ अंत में आपसे फिर मैं एक ही गुजारिश करता हूँ कि मित्रों, पंजाब आपका है, कल हमारा है, पूरी ताकत से लगिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय पंजाब। बहुत बहुत धन्यवाद मानयोग नड्डा साहब। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਸਕੀਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੰਨੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ। मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री JP नड्डा जी, प्रदेश अध्यक्ष श्री अश्विनी शर्मा जी MLA और पंजाब की आई सारी लीडरशिप का लुधियाना पहुंचने पे बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और उपस्थित कार्यकर्ता साथियों का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता है। और माननीय नड्डा जी को मैं विश्वास दिलाना है कि तुसी जिहड़ी सेहत सानू दे चले हो, पंजाब का कार्यकर्ता और अक्षर पहरा देगा और भारतीय जनता पार्टी को आगे ले जाने पूरी तनदेही नाल काम करेगा। तो सबका एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद।